हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी एमपी बिहार बोर्ड हो, क्लास 7 से क्लास 12 तक के लिए सभी कोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको उनके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स को क्लिक करते ही आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो कि एडजेक्टिव्स की डिग्रीज जो होती हैं वो सब सीखा है। होपफुली आपने उस वीडियो को देखा है और अच्छे से समझ लिया है। अब हम आ गए हैं एडजेक्टिव्स के पार्ट 2 पर, लेकिन इसके पहले हम इस टॉपिक पर जाने सबसे पहले फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये जो ग्रामर की सीरीज़ है ये क्लास स्पेसिफिक और बोर्ड स्पेसिफिक नहीं है बेटा। ये क्लास 7 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आप किसी भी बोर्ड से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस बोर्ड से हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड, झारखंड या राजस्थान किसी भी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रामर के रूल्स कभी भी बोर्ड के अनुसार चेंज नहीं होते, सेम ही रहते हैं, राइट। और क्लास मैंने आपको बता दिया है कि चूंकि मैं ये बेसिक से समझा रही हूँ तो आप किसी भी क्लास से हो आपके लिए बिल्कुल रेलेवेंट है, राइट। तो अब जल्दी से हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो सबसे पहला टाइप ऑफ एडजेक्टिव हम देखेंगे वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, देखते हैं। A demonstrative adjective directly refers to something or someone. Demonstrative adjectives include the words this, that, these, those. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमने जब प्रोनाउंस पढ़े थे उसमें भी हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या पढ़ा था? जी हाँ। क्या उसमें भी हमने यही दिस, दैट, दीज, दोज, क्या यही वर्ड्स पढ़े थे? जी हाँ, बिल्कुल पढ़े थे। तो मैम यही सारे वर्ड्स जो हैं वो फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कैसे आ गए? वेल, वो इसलिए आ गए स्टूडेंट्स क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है वो अंतर लेकर आता है। क्या इस्तेमाल में क्या अंतर है, देखते हैं। अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वर्क्स अलोन, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो अकेले काम करते हैं। कैसे? वो जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं कैसे। एंड डज नॉट प्रीसीड अ नाउन। प्रीसीड का नाउन मतलब है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे दिस है, दिस के बाद जो अगला शब्द आने वाला है उसे उस शब्द के लिए प्रीसीड का इस्तेमाल होगा क्या, या उसके पहले शब्द के लिए प्रीसीड का इस्तेमाल होगा क्या? मान लीजिए अगर ये नाउन शब्द मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये जो पहले वाला शब्द है ना, पहले वाला शब्द, उसके लिए प्रीसीड का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे? कि दिस वर्ड एंड डज नॉट प्रीसीड अ नाउन, यानी जो प्रोनाउन है नाउन को प्रीसीड नहीं करता। नाउन को प्रीसीड नहीं करता मतलब नाउन के पीछे पीछे नहीं रहता। यानी ये जो दिस वाला शब्द है, हम एक बार इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पकड़कर चल रहे हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन के हमेशा पीछे ही रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ लिखा है दिस इज़ माई पेन, अगर मैंने यहाँ पर ये लिखा है तो ये जो दिस है ये तो इसके जस्ट इसके पहले लगा है ना, है ना। तो ये इस क्या है? ये तो एक हेल्पिंग वर्ब होती है। यानी क्या दिस किसी नाउन से पहले लगा है? जी नहीं। मतलब हाँ, यहाँ पर पेन एक नाउन है, लेकिन हम इसका इमीडिएट आफ्टर जो शब्द आता है ना, जस्ट दिस से लगा हुआ शब्द जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो लगा हुआ शब्द तो बेटा इज ही है, तो क्या इज कोई नाउन है? जी नहीं। यानी इस केस के अंदर जो दिस शब्द है वो अकेला काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? बट अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। यानी एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को, प्रोनाउन को, इनको क्या करता है? मॉडिफाई करता है ना। यहाँ हम बात कर रहे हैं नाउन की, तो यहाँ क्या कर रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? नाउन से जस्ट पहले आता है, हमेशा हमेशा नाउन से जस्ट पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियस।
अब यहाँ पर जैसे मैंने दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन, ठीक है, और दिस पेन इज माइन, ये लिखा। इन दोनों ही सेंटेंसेस के अर्थ तो एक निकल कर आते हैं, लेकिन इन दोनों में ही अंतर क्या है? इन दोनों के अंदर हमने दिस इस्तेमाल किया। बेटा यहाँ पर जो पजेसिव प्रोनाउन होता है ना, एक बार वहाँ पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हम यहाँ एडजेक्टिव सीख रहे हैं, तो एडजेक्टिव वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको सीखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखिए, जो दिस, ये वाला जो शब्द है, दोनों में यहाँ पर जब पहले सेंटेंस में जब ये इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें आप देखिए नाउन कहाँ है, तो ये है नाउन। हमारा पेन जो है वो क्या है? नाउन है। यहाँ पर भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर दिस और पेन ये दोनों साथ साथ आ रहे हैं। एक कंडीशन पूरी हो गई कि साथ साथ आना ज़रूरी है। दूसरी क्या कंडीशन है कि नाउन को बाद में आना ज़रूरी होता है, और ये जो दिस शब्द है, दिस, दैट या दोज, दीज, ये वाले जो एडजेक्टिव्स जो है ना, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो है ना, उनका नाउन से पहले आना ज़रूरी है। तो ये है हमारा एडजेक्टिव, ए लिख रही हूँ। तो ये एन की तरह समझ लीजिए कि एन ही बनना चाहिए, कि पहले एडजेक्टिव आना चाहिए, फिर नाउन आना चाहिए, और दोनों का लगे रहना ज़रूरी है। तो इस केस में दिस क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन पहले सेकंड केस में कहलाएगा, लेकिन पहले केस में वो दिस जो है वो प्रोनाउन के तौर पे ही कहलाएगा। यानी कौन सा वाला प्रोनाउन कहलाएगा बेटा? डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही कहलाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? होपफुली ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि क्यों फर्स्ट सेंटेंस में जो है वो दिस एक डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और सेकेंड सेंटेंस में यही दिस डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। राइट स्टूडेंट्स, नाउन अगर दिस के साथ लगा हुआ है या डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ है, और डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जस्ट अगला शब्द वो है, उसी कंडीशन में वो डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड। अब यहाँ पर नाउन क्या है हमारा? बिल्डिंग। और क्या ये जो दैट है, हमने देखा ना, दिस, दैट, दीज, दोस, ये चार शब्द हैं। मैंने ये भी बताया आपको कि दिस, दैट, ये हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? सिंगुलर के लिए, है ना। और दीज और दोज किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? हमेशा प्लूरल के लिए। ये मैंने आपको सिखाया है। इसके अलावा क्या सिखाया है मैंने आपको? कि दिस और दीज उन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं जो हमारे पास में हैं, जो हमारे निकट हैं, समीप हैं, यहाँ पर हमारे नज़दीक हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी सिखाया है कि दैट और दोज उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारे से दूर हैं, राइट। तो इनका मीनिंग, यूसेज, सिंगुलर, प्लूरल कैसे हैं वो मैं आपको ऑलरेडी पिछला जो ग्रामर सीरीज़ के ही जो पिछले वीडियोस हैं उनमें अच्छे से सिखा चुकी हूँ, और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर भी समझाया था, राइट। यहाँ पर अब देखिए इनका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर बिल्डिंग हमारा क्या है? नाउन है ना, और नाउन से जस्ट पहले क्या आया है? हमारा दैट शब्द आया है। तो ये दैट क्या हो गया बेटा? हमारा हो गया डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये हो गया हमारा। यहाँ पर भी देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में, दिस कार इज माइन, जैसे अभी मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ कार का एग्जाम्पल है। सो दिस कार इज माइन, कार अगेन इट्स अ नाउन, राइट। तो यहाँ देखिए दैट रिफर्स टू अ सिंगुलर नाउन फार फ्रॉम द स्पीकर, क्योंकि दूर है यहाँ पर अगर दैट बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड की बजाय दिस बिल्डिंग इज सो गॉर्जियसली डेकोरेटेड होती, तो क्या डिफरेंस आ जाता कि पास वाली बिल्डिंग के लिए कहा जा रहा है। नाउ दिस कार इज माइन, दिस रिफर्स टू अ सिंगुलर नाउन क्लोज टू द स्पीकर। ये सब मीनिंग्स और यूसेज ही कहा है कि यहाँ पर दिस कार इज माइन, दिस की बजाय अगर दैट कार इज माइन लिखा होता तो क्या गलत होता? ग्रामर के अनुसार गलत नहीं होता, ग्रामेटिकली सेंटेंस सही होता। लेकिन गलत सिर्फ इस केस में होता कि आप अपनी पास वाली कार के बारे में बताना चाह रहे हैं और शब्द इस्तेमाल कर लिया दैट, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बताना तो अपनी पास वाली कार के लिए चाह रहे हैं और शब्द इस्तेमाल किया है दैट, और दैट शब्द हमेशा उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो आपसे दूर है और सिंगुलर है
है ना, तो सिर्फ उस केस में गलत होता। अदरवाइज अगर ग्रामेटिकली आप देखोगे तब तो स्ट्रक्चर सही ही है ना, राइट। अब यहाँ देखिए, these cats are cute, अब cats है तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो या तो these लगेगा या फिर those लगेगा। अगर these लगा है तो इसका ये मतलब है, इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि जिन कैट्स के बारे में बात हो रही है वो पास हैं। these लगाने का सिर्फ यही फॉर्मूला है कि आप ये देखो कि कैट्स जो हैं वो प्लूरल में है या सिंगुलर में है, तो प्लूरल में है तो ये पता चल गया, तो या तो these आएगा या those। यहाँ पर these भी लग सकता है, those भी लग सकता है। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है उसके अनुसार सुनने वाले को पता चलेगा कि आप जिन कैट्स के बारे में बात कर रहे हो वो कैट्स आपके पास हैं बेटा, ठीक है। आया समझ में कि आपके करीब है। अगर यहाँ लिखा होता है those cats are cute, तो इसका मतलब होता है कि दूर कोई कैट्स हैं जिनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। Those flowers are heavenly, मतलब बहुत ही खूबसूरत होंगे फ्लावर्स वो जिनके बारे में बात हो रही है। सो those मतलब वो ऐसे जो कभी दूर वो कोई फ्लावर्स हैं उनके बारे में बात हो रही है, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ पर these flowers are heavenly, मान लीजिए मुझे ही किसी ने फूल दिए हैं और मेरे हाथों में वो फूल हैं, यानी मेरे पास हैं, मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ और कह रही हूँ these flowers are heavenly, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे फ्लावर्स हैं, राइट। क्या ये आपको यहाँ समझ में आया स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव्स अभी तक के सबसे इजी टॉपिक्स में से है और सबसे मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कंफ्यूजिंग कई बार डिग्री ऑफ कंपैरिजन, क्वालिटी और क्वांटिटी जो होता है उसमें कई बार हो जाता है कंफ्यूजन। दैट्स नॉट मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाता है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन आज हम जितने भी टाइप्स करने वाले हैं वो काफ़ी ईजी और आसान है, और इनको समझना, डिफ्रेंसिएशन भी समझना बहुत सरल है बेटा कि क्यों ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्यों अलग हैं, कैसे अलग है। बहुत सिंपल है, बस आप ध्यान से देखिए और आपको इस्तेमाल करना अच्छे से आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। आगे बढ़ें। अब आ गए हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स। मैंने जब पजेसिव प्रोनाउंस आपको पढ़ाए थे तब मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि पजेसिव का मीनिंग क्या होता है। फिर से इसका मीनिंग समझाती हूँ। पजेसिव का मतलब होता है कि जिस पर हमारा अधिकार हो या जिस पर हम हमारा हक जताएं। फिर से पेन का एग्जाम्पल कि मेरा ये पेन अगर मेरा है तो मैं इस पर एक जब अधिकार जताती हूँ कि ये मेरा पेन है, तो यानी मैं एक पोजेशन दिखा रही हूँ उसके ऊपर, उसी को ही कहा जाता है पजेसिव। पजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से थे? माय था, माइन था, आर, आर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, ठीक है, देयर, देयर्स, राइट। तो ये सारे पजेसिव प्रोनाउंस थे। अब देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। अ पजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पोजेशन और ओनरशिप, ये बात तो हमने अभी भी सीख ली। इट सजेस्ट द बिलोंगिंगनेस ऑफ समथिंग टू समवन और समथिंग, यानी हम पजेसिव एडजेक्टिव से क्या समझते हैं कि वो जो चीज़ है वो किसी और व्यक्ति को या किसी और चीज़ से जुड़ी हुई है। किसी और चीज़ से कैसे? फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी का टायर है तो हम बता रहे हैं कि ये टायर इस गाड़ी का है, यानी इस गाड़ी का पोजेशन इस पर है। तो किसी चीज़ पर भी, किसी चीज़ का भी इख्तियार हो सकता है, ठीक है। Some of the most used possessive adjectives are my, his, her, are, their, your. ये some of the हैं बेटा, ठीक है, some of the हैं। देखिए जब भी हम ग्रामर पढ़ने जाते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी होती है। सो इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि वो आपको लिस्ट पूरी की पूरी पढ़ाई जाए, ताकि इट्स नॉट दैट पॉसिबल, है ना। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लिमिट बस ऐसा नहीं कि 5-6 शब्द यहाँ पर हैं और बस हो गया। अभी अभी मैंने आपको कितने वर्ड्स बताए, इट्स भी होता है, राइट, इट्स होता है, इसके बाद देयर, देयर्स होता है, माय, माइन भी होता है, राइट, ये सारे वर्ड्स भी तो होते हैं। अब इनका यूसेज भी हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो ये एडजेक्टिव्स हैं इनका इस्तेमाल कैसे होता है। कौन से वाले एडजेक्टिव्स? हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। ऑल दीज एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। फिर से क्या ही रूल यहाँ पर लग रहा है कि ये वाले एडजेक्टिव्स हमेशा किसके पहले आएंगे? नाउन से पहले आएंगे। तो अगर नाउन से पहले आएंगे तो क्या ये जो लिस्ट है और जो पजेसिव प्रोनाउंस की जो लिस्ट थी, क्या उसमें से कोई डिफरेंस आएगा? वेल, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। अनलाइक पजेसिव प्रोनाउंस, दीज वर्ड्स डिमांड अ नाउन आफ्टर देम। पजेसिव प्रोनाउंस के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद
किसी नाउन का आना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया है, दिस पेन इज़ माइन, या फिर से वही हमारा हमेशा वाला एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पेन, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगेन वही सेम सेंटेंस है, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। देखिए क्या यहाँ पर फर्स्ट वाले सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन है, सिर्फ प्रोनाउन पर ध्यान दीजिएगा एक बार। पजेसिव प्रोनाउन है, हाँ मैम है, माय है। क्या दूसरे वाले में है? जी हाँ बिल्कुल है, माइन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? कोई डिफरेंस नहीं है, पजेसिव प्रोनाउन तो है ही। लेकिन जब पजेसिव एडजेक्टिव की बात आती है तो पजेसिव एडजेक्टिव में क्या है? माय, हिज, हर, आर, देयर, योर, ये सारे मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मतलब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले एडजेक्टिव्स में, पजेसिव एडजेक्टिव्स में से हैं। तो यहाँ इनके बाद क्या रूल अप्लाई होता है कि इस एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना ज़रूरी है। तो क्या फर्स्ट सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आ रहा है? यस, पेन नाउन है ना, और नाउन से जस्ट पहले हमारा पजेसिव है, पजेसिव वर्ड है। अभी सिर्फ मैं वर्ड बोल के बताती हूँ, पजेसिव वर्ड है। तो नाउन से जस्ट पहले अगर पजेसिव वर्ड है तो हम बिल्कुल इसे पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, राइट। तो यानी यहाँ माय हमारा क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पर क्या ऐसा है? क्या यहाँ पर माइन के जस्ट बाद कोई भी नाउन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, इसलिए माइन हमारा सिर्फ क्या रह गया? पजेसिव प्रोनाउन, दैट्स इट। तो क्या मैम माय सिर्फ एक पजेसिव एडजेक्टिव है? नहीं, माय पजेसिव एडजेक्टिव तो है ही है, पजेसिव प्रोनाउन भी है ही है। यानी एक शब्द एक टाइम पे पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। देयर इज नो इशू एट ऑल, राइट स्टूडेंट। चलिए, आई होप यहाँ पर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, माई कार इज पार्क्ड आउटसाइड, हिज कैट इज वेरी क्यूट। यहाँ पर ये हमारे पास लिस्ट है ना, पूरे पजेसिव वाली, पजेसिव प्रोनाउंस वाली लिस्ट है ना। उस लिस्ट में जो फर्स्ट हिस्सा है, कैसी लिस्ट है वो? माई, माइन। हिज के लिए सेम है, इट्स भी सेम ही रहता है, देयर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं रहता। हर और हर्स रहता है। ये इट्स है बेटा, सॉरी इट नहीं है, इट्स है, ठीक है। और देयर, देयर्स होता है, और उसके अलावा आर और आर्स होता है, ठीक है। यही है। अब ये 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा भी कोई है क्या? तो यहाँ पर दो पजेसिव प्रोनाउंस जो हैं वो दो भागों में रहते हैं ना। जो हमारा एडजेक्टिव होता है ना, पजेसिव एडजेक्टिव, उसमें सिर्फ यही भाग जो है हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यही भाग जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ये वाला भाग जो है वो मैक्सिमम केसेस में इस्तेमाल नहीं ही होता, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो हायर लेवल है, अनदर लेवल है, जहाँ पर जिसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। हम चूंकि बेसिक और रूट लेवल पर ही पढ़ रहे हैं तो हम इसी की ही बात करेंगे, राइट बेटा। तो ये ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छा, ये हर है, मैंने यहाँ पर सिर्फ ही लिखा। तो यहाँ देखिए माय है, और उसके बाद जस्ट बाद क्या आ गया? कार। कार क्या एक नाउन है? जी हाँ, कार एक नाउन है। फिर है हिज, तो ये भी इस्तेमाल हो गया। हिज के बाद क्या है बेटा? कैट। तो कैट भी क्या नाउन है? बिल्कुल नाउन है। ये लगे हुए वर्ड्स होने चाहिए। देखिए, आवर जॉब इज ऑलमोस्ट डन, हमारा काम लगभग पूरा हो गया है, नाउन है, बिल्कुल है। और आर, ये देखिए यहाँ पर आर है, आवर भी यूज हो गया। हर बुक्स आर इंटरेस्टिंग, उसकी जो किताबें हैं वो इंटरेस्टिंग है, ये भी क्या नाउन है? बुक्स, बिल्कुल है। और ये देखिए हर भी कहाँ से इस्तेमाल हुआ? ये देखिए हो गया यहाँ से इस्तेमाल। अब आप खुद देख लीजिए कि किस तरीके से सिर्फ
यही वाले वर्ड्स जो हैं इस्तेमाल हुए, मतलब पजेसिव प्रोनाउंस के जो फर्स्ट केस है सिर्फ वही हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स में आता है। बेटा ये बहुत इजी है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव्स और नाउन का जो रिलेशन है ना, इट इज़ क्लोजर देन प्रोनाउंस, ठीक है, ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए हमेशा साथ साथ रह रहे हैं यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, क्लियर है, दिस इज़ द ओनली डिफरेंस, नथिंग एल्स, राइट। आगे बढ़े, अब हम आ गए हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स पे। इंटेरोगेटिव का मीनिंग कई बार मैंने आपको बताया है, पूछताछ, सवाल जवाब, राइट। और क्वेश्चन मार्क आते ही हमें पता चल जाता है, क्वेश्चन मार्क आते ही हमें पता चल जाता है क्या, कि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ चुका है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स को, ठीक है। An interrogative adjective asks a question. An interrogative adjective must be followed by a noun or a pronoun. The interrogative adjectives are, अब देखिए यहाँ पर must be followed by a noun या pronoun होना चाहिए, ठीक है। पहले में सिर्फ noun था, इसमें pronoun भी हो सकता है। The interrogative adjectives are which, what, whose. These words will not be considered adjectives if a noun does not follow right after them. अब इसमें क्या है कि अगर noun उसके just बाद नहीं आएगा तो इसका मतलब वो interrogative adjectives नहीं कहे जा सकते, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, which phone do you use? Which phone, तो phone हमारा noun है, you know it's changing again and again. गेम, कार, ये सब नाउन है, सब नाउन है। और उसके पहले जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं, और इंटेरोगेटिव वर्ड सिर्फ इतने नहीं है, मैंने बहुत बार आपको सिखाया है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, विच, व्हाट, हुज के बाद वेयर, व्हेन, हाउ, दीज आर ऑल्सो इंटेरोगेटिव, अगेन क्वाइट अ लेंदी लिस्ट, राइट। चलिए, उसके अलावा जो विच एवर, वॉट एवर, ये भी इसमें शामिल होते हैं, बट बहुत रेयरली इस्तेमाल होते हैं, लेकिन रूल उन पर यही लागू होता है। अब यहाँ एक डिफरेंस बताती हूँ, बहुत ही कॉमन सा एक क्वेश्चन होता है, क्या, व्हाट इज योर नेम। इसमें, इस सेंटेंस में, ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर भी व्हाट शब्द है, एक WH क्वेश्चन है ये, यानी ये इसमें जो ये W इस्तेमाल, वो व्हाट इस्तेमाल हुआ है, इस व्हाट के जस्ट बाद क्या कोई नाउन आ रहा है क्या, देख लेते हैं। पहला नंबर तो हमारा व्हाट पर है और दूसरा नंबर हमारा इज है, और इज तो कोई नाउन नहीं होता मैम, ना नाउन है ना प्रोनाउन है, ये तो हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये व्हाट हमारा क्या हुआ, ये इंटेरोगेटिव तो है लेकिन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता, विच फोन, यानी व्हाट के बाद अगर कोई नाउन आ जाता तो, ठीक है, सिर्फ उसी केस में ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता बेटा, राइट। क्या क्लियर है, समझ में आया, क्या इजी लग रहा है? आई एम श्योर लग रहा होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है। डोंट वरी, आगे हम एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करेंगे जिससे आपको अगर कोई कन्फ्यूजन रह भी गया हो तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हमारे इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स पे। इनडेफिनिट एडजेक्टिव क्या होता है? It describes or modifies a noun unspecifically. They provide indefinite, unspecific information. जब definite की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है fix या specific, खास। लेकिन जब indefinite की बात होती है तो उसका मतलब है आम, मतलब किसी specific चीज़ को लेकर नहीं। उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। और ये किसके बारे में information देता है? नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। द कॉमन indefinite adjectives are few, many, much, most, all, nobody, several, some, etc. These are some of the indefinite adjectives, right? अब यहाँ students देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। indefinite और fix होता, अगर मैं बोलती 2 चम्मच अगर बोल रही हूँ, I need 2 spoons,
ठीक है, 2 स्कूप्स ऑफ वनीला आइसक्रीम, ठीक है, तो 2 स्कूप्स तो वो एक डेफिनेट नंबर हो गया कि हाँ 2 स्कूप्स चाहिए। बट अगर मैं बोलूँ आई वॉन्ट सम आइसक्रीम, तो सम की क्या परिभाषा है, थोड़ी सी। अब वो थोड़ी सी कितनी, थोड़ी सी, इतनी सी भी थोड़ी सी होती है, इतनी सी भी थोड़ी सी होती है, आधी चम्मच भी थोड़ी सी है और पौना चम्मच भी थोड़ी सी है, तो कितनी थोड़ी सी, क्या कोई स्पेसिफिक नंबर बताया जा रहा है, क्या स्पेसिफिक क्वांटिटी बताई जा रही है? जी नहीं, ये स्पेसिफिसिटी, ये जो एक फिक्स नंबर जो है ना वो नहीं बताया जा रहा है, ये जो फिक्स चीज़ है, इसीलिए ये इनडेफिनिट हो जाता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल भी हम एक बार देख लेते हैं। I gave some candy to her, I want a few moments, several writers, each student, यानी यहाँ ईच स्टूडेंट है तो हम हर एक स्टूडेंट के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट भी कितने हैं, मतलब एक क्लास में कितने स्टूडेंट उस समय मौजूद हैं वो हमको नहीं पता। हम हर एक को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वो एक एक कितना है हमको नहीं पता। तो क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। ये हमारे लिए, मतलब क्या हम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि इस को बोला गया है? क्या ये स्पेसिफिक डिटेल है हमारे पास? नहीं है ना। इसीलिए ये सब क्या है बेटा, इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स में इनकी गिनती होती है। थोड़ी सी चीनी दे दीजिए, थोड़ा सा नमक चाहिए, या अरे इसमें तो नमक बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कुछ सवाल है मेरे। I have 2 questions, I have several questions, I have a queries, I have some queries, not a queries, I'm sorry, I have some queries। तो ये कुछ questions, कुछ sentences ऐसे हैं जिसके अंदर पता चलता है कि specific नंबर या अमाउंट, क्वांटिटी ये नहीं बताई गई है। ठीक है, तो ये हमारी किस में आते हैं? इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स में। राइट स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। क्या ये इजी है? जी हाँ, बहुत इजी है। आगे आते हैं हमारे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमें पता है ये कौन कौन से होते हैं? अ, एन और द, यही 3 आर्टिकल्स होते हैं। जी हाँ, इनका इस्तेमाल किस तरीके से होता है? आइए चलिए क्विकली एक बार इसको समझ लेते हैं कि इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। अब यहाँ स्टूडेंट्स एंड द किस तरह से हम यूज़ करते हैं, देखिए। और एंड जो होते हैं वो होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, इनका यूसेज कैसे होता है? जब भी अ आता है तो अ हमेशा किसके पहले आता है? कॉन्सोनेंट से पहले आता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। और एन कहाँ आता है? हमेशा वावल्स से पहले। ये एक क्विक रिवीजन ही है, आपको बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, बट ज़रूरी होता है कि हम थोड़ा सा हल छोटा सा रिवीजन कर लें। वावल्स से पहले, वावल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू वावल साउंड्स होते हैं बेटा, साउंड्स होते हैं, वर्ड्स नहीं होते। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लें। कई बार स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि कोई शब्द अगर ए से शुरू हो रहा है तो वो वावल से हो गया। नहीं, ये साउंड्स होते हैं, सुर होते हैं। कि जब आप कुछ बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये है तो ये क्या है? एक वावल से है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है शब्द का? ऑनर। ठीक है, कि ऑनर, तो हॉनर थोड़ी होता है, ये ह थोड़ी है, तो ये ऑनर है। तो यानी शुरू तो एच से हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो है उसके अंदर साउंड कैसे आ रहा है? अपना ओ वाला साउंड आ रहा है। राइट, उसी तरीके से अब कॉन्सोनेंट कौन से वर्ड्स होते हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट कौन से साउंड्स होते हैं? हमारे जो 26 अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के, उसमें से 5 यहाँ आ गए, बाकी के जो 21 अल्फ़ाबेट्स हैं वो 21 अल्फ़ाबेट्स का जो साउंड है उसे कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। ठीक है, यानी बाकी के बचे हुए ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी साउंड्स जो होंगे वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स होंगे। राइट, क्या ये क्लियर है? अ और एन इस्तेमाल किसके पहले होता है? कि मैंने एक किताब पढ़ी या मुझे पढ़ना है, मतलब कोई बेसिक सी कि भाई एक बॉटल ज़रा लेकर आना, कुछ एप्पल्स रखे हैं, एक कोई भी एक एप्पल लेकर आ जाओ। यानी जब हम कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी बताए बिना जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, देयर इज़ अ पेंसिल ऑन द टेबल, मतलब एक पेंसिल कोई रखी हुई है वो लेकर आ जाओ, तो यानी हम उस हिसाब से इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। अगेन, जब किसी भी चीज़ के बारे में जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी स्पेसिफिक नहीं होती। देयर इज़ अ बिल्डिंग,
ठीक है, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उनमें से कोई सी भी एक बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है। लेकिन जैसे ही हम द पर आते हैं तो पहली चीज़ तो ये कि द के ऊपर साउंड्स का कोई असर नहीं होता। द वॉवल से पहले भी आ सकता है, कॉन्सोनेंट से पहले भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन द एक आइडेंटिटी देता है, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है बेटा? डेफिनेट, DEFINITE, राइट। तो ये एक डेफिनेट आर्टिकल है और इसमें इसकी खासियत क्या है कि ये खुद खासियत बताता है। यानी अगर हम हर किसी बिल्डिंग की बात कर रहे होंगे तो हम क्या लगा देंगे? अ। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ताजमहल की, तो ताजमहल क्या है? कोई ऐसा वैसा नहीं, खास है। सो द ताजमहल, ठीक है। अब इसके अलावा मान लीजिए कि क्या मैम हमेशा ताजमहल के पहले या उसके जितनी फेमस बिल्डिंग्स अगर कोई होंगी या मीनार कोई होगी उसके पहले ही क्या हम हमेशा द लगाएंगे और किसी के लिए नहीं? जी नहीं, उसके अलावा भी आप द लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी मॉल के अंदर शॉप, बहुत सारी शॉप्स है, देयर आर सो मेनी शॉप्स इन अ मॉल, ठीक है। उन शॉप्स में से मैं अगर किसी एक ख़ास शॉप की बात कर रही हूँ तो उस ख़ास शॉप के पहले मैं द लगाऊंगी। मेरे द लगाने से पता चलेगा कि वो शॉप ख़ास है। आई वेंट टू दिस शॉप एंड द शॉप वॉज वेरी गुड। आई वेंट टू अ शॉप, मैं बहुत सारी शॉप्स में गई। आई वेंट टू अ साड़ी शॉप, ठीक है। आई वेंट टू अ साड़ी शॉप एंड द शॉप वॉज अमेजिंग, ठीक है। इस तरीके से इस्तेमाल होता है कि हम किसी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। आई वेंट टू अ साड़ी शॉप, तो यानी कोई भी एक साड़ी शॉप पे गए, लेकिन जब हम आगे बात कर रहे हैं तो हम इसी साड़ी शॉप के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें मैं गई, ठीक है। आया समझ में? क्लियर है बेटा? अब आगे बढ़े। अब यहाँ हमारी जो आर्टिकल्स हैं उनका क्विक रिविजन तो हो गया। अब यहाँ ये इनका इस्तेमाल हम एडजेक्टिव्स में कैसे करते हैं? देखिए, articles are also adjectives. Articles determine the specification of nouns. आर्टिकल्स वैसे भी नाउन्स जो होते हैं ना उन्हें आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि वो कितना ख़ास है, पहचान उसकी कितनी ख़ास है या पहचान उसकी कितनी स्पेसिफिक है। आर्टिकल्स यही हेल्प करते हैं नाउन्स। अब अ और एन आर यूज टू रिफर टू एन अनस्पेसिफिक नाउन या इनडेफिनेट, है ना। मतलब अनस्पेसिफिक नाउन या ये इनको कह सकते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। एंड द इज़ यूज टू रिफर टू अ स्पेसिफिक नाउन। तो चूंकि द स्पेसिफिक नाउन को दर्शाता है इसीलिए द को क्या कहा जाता है? डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। अ और एन अनस्पेसिफिक नाउन को दर्शाते हैं इसीलिए अ और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए, A cat is always afraid of water. Here the noun cat refers to any cat, not specific. मतलब a cat is always afraid of water, मतलब हम बेसिकली कैट के एक बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं कि बिल्ली जो होती है ना वो पानी से घबराती है। अब बिल्ली जो है, आप किसी भी बिल्ली को ले लो, ये बेसिक एक बिल्लियों का ट्रेट है बेसिकली कि कोई भी बिल्ली जो होती है ना वो पानी देखेगी और उसको डर लगेगा। तो ये किसी भी बिल्ली के बारे में बात हो सकती है। ऐसा कोई हम खास बिल्ली के बारे में बात नहीं कर रहे कि मैंने कोई बिल्ली पाली हुई है या मेरी कॉलोनी में एक वो जो स्ट्रे कैट है ना वो पानी से बड़ा डरती है, ऐसा नहीं है। हर एक बिल्ली के बारे में, कोई सी भी बिल्ली आप ले लो वो, ठीक है। द कैट इज अफ्रेड ऑफ मी। अब यहाँ पर हम एक ऐसी बिल्ली, मेरे से डर रही है, कोई बिल्ली है वो मेरे से डर रही है, इसका मतलब है कि मैं किसी खास एक स्पेसिफिक कैट के बारे में बात कर रही हूँ। मान लीजिए 4-5 बिल्लियाँ आती हैं मेरी कॉलोनी के अंदर, वो 4 बिल्लियों में से 3 बिल्लियाँ तो मुझे भाव ही नहीं देती, लेकिन जो चौथी बिल्ली है ना, दैट वन, वो बिल्ली जो है वो मेरे से घबराती है, तो उसके लिए मैं हमेशा द लगाऊंगी क्योंकि चारों में से एक को मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ। दिस कैट इज़ अ स्पेसिफिक कैट, मतलब एक खास मतलब ये खास बात नहीं है कि वो मेरी कोई चहेती हो गई, वो वाली खासियत नहीं कह रही हूँ। खास इसलिए क्योंकि चारों में से उसका नाम स्पेसिफिकली आ रहा है। बाकी 3 नहीं डरती है मुझसे, लेकिन वो एक डरती है तो उसका नाम मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, इसलिए वो इस हिसाब से खास है, राइट। एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी हैंडल्ड विथ केयर। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, चाहे धरती का कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो,
उसको हमेशा ध्यान से ही रखना चाहिए, है ना। हमेशा उसको ध्यान, ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को तो आप कैसे भी रख दोगे और दूसरे वाले को बहुत ही ध्यान से और सजो के रखोगे, ऐसा नहीं, सबको ही ध्यान से रखना होता है, वरना वो ख़राब हो सकते हैं ऑब्वियसली। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड है ना, इन दोनों में अनस्पेसिफिक नाउन्स को बताया जा रहा है, क्योंकि कोई भी कैट हो सकती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो इसीलिए इनके पहले इनडेफिनिट आर्टिकल्स लगे हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स एक में अ और एक में एन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये वावल साउंड आ रहा है नाउन में, इसीलिए एन लगेगा। यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ अ लगेगा। क्लियर है बेटा, आया समझ में अच्छे से। एक और चीज़ जो क्या डिफरेंस देता है कि यहाँ पर भी नाउन के साथ ही है, तो ये यूजुअली हमेशा नाउन के साथ ही रहते हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं वो नाउन के साथ ही रहते हैं इनको। तो यहाँ बेसिकली ये नहीं कि नाउन से पहले कोई आया तब तो वो आर्टिकल्स हो जाएंगे या आर्टिकल एडजेक्टिव हो जाएगा, या नाउन से अलग अलग हो गए, जैसे हमने अभी तक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में सीखा है, राइट। और उसके बाद भी हमने जितने भी अभी तक सीखे हैं उसमें यही सीखा है ना, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में सीख लिया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में सीख लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में भी सीख लिया कि नाउन का नज़दीक होना ज़रूरी है, आर्टिकल्स में ऐसा कुछ ही नहीं। इसीलिए आर्टिकल्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स, इसीलिए ये कहा गया है, और इसीलिए यहाँ सिर्फ आर्टिकल्स है बेटा, आर्टिकल एडजेक्टिव नाम से नहीं है। तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स के अनुसार भी काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाउन के साथ ही इस्तेमाल होगा। द इज ताजमहल नहीं होता ना, द ताजमहल ही होगा। एन इज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो ये हमेशा साथ ही होते हैं, क्या, आर्टिकल्स और नाउन हमेशा साथ ही होंगे, ठीक है। आया समझ में, आगे बढ़े। वेल, यहाँ आ गया हमारा एड, ईडी जो होता है वो एड या आईएनजी यानी इंग, ठीक है। अब ये क्या है भाई, एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो जो जितने वर्ड्स जो होते हैं ना, एडजेक्टिव वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, दिस दैट वाले नहीं बेटा, वो जो क्वालिटी या उस तरीके के जो वर्ड्स हैं जिसके अंदर हम एड और आईएनजी लगा सकें, उन वर्ड्स के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे दिस भी एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है, दैट जो है वो भी एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है, लेकिन क्या इनके साथ ईडी या आईएनजी हम ऐड कर सकते हैं? जी नहीं। क्या ये दिसड होगा कभी भी, या कभी भी ये दिसिंग होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या कभी भी ये दैटेड होगा या दैटिंग होगा क्या? नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है भविष्य में इस तरीके के वर्ड्स जो है बन जाएं, क्योंकि रोज़ इंग्लिश में नए नए शब्द, वोकैबुलरी के जो शब्द होते हैं आते रहते हैं, तो हो सकता है उस तरीके से कोई शब्द आ जाए तो आ जाए, लेकिन वो अपने आप में एक अलग शब्द होगा, दिसिंग या दैटिंग वैसे नहीं होगा, राइट बेटा। कि ईडी लगा दिया हमने, ये वाला एडजेक्टिव वाला हमारा तो हो गया, जी नहीं। ये बहुत ईजी है। देखिए, शॉक, ये एक ऐसा, शॉक क्या होता है? झटका लगना एकदम, या शॉक सिर्फ करंट वाला झटका ही नहीं होता, हमें भी कई बार एज ए इंसान हमें भी एकदम धक्का लग जाता है ना कि क्या ऐसा हो गया मेरा रिजल्ट, वो भी धक्का लगता है ना, पॉजिटिव वे में भी लग सकता है, कई बार नेगेटिव वे में भी लग सकता है ना। तो यहाँ पर ये शॉक जो एक क्वालिटी हो गई, ठीक है, इस शॉक के साथ आईएनजी लग सकता है और ईडी भी लग सकता है, दोनों लगना चाहिए, राइट, दोनों ही लगना चाहिए कि व्हेन ईडी और आईएनजी इज एडेड एज सफिक्स टू अ वर्ड, ठीक है। ईडी और आईएनजी कभी एक साथ नहीं लगता। जैसे ये शॉक का ही मैं बता दूं, तो ऐसे जो सी के ईडी आईएनजी ये साथ में कभी नहीं लगेगा, ना ही ये कभी ऐसे होगा, ये ऐसे कभी नहीं होगा। कभी कोई भी ऐसा वर्ड देखा है आपने? नहीं देखा होगा, कभी होगा भी नहीं। तो यानी या तो ईडी लगेगा या आईएनजी लगेगा, ठीक है। एक एट ए टाइम दोनों में से कोई एक ही लग सकता है, लेकिन ये दोनों लगना पॉसिबल हो। यानी शॉक एक ऐसा शब्द है जिसके साथ आईएनजी लगना भी संभव है और ईडी लगना भी संभव है, राइट। आया समझ में। और सफिक्स क्या होता है बेटा? सफिक्स और प्रीफिक्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी शब्द के पहले अगर आप कोई वर्ड, जैसे करेक्ट है,
तो यहाँ करेक्ट से पहले अगर मैं इन लगा दूँ आई तो इनकरेक्ट, तो करेक्ट का मतलब क्या होता है सही, इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है रॉन्ग। तो इनकरेक्ट में इन क्या हो गया, प्रीफिक्स, कि भाई पहले लगा है, ठीक है। अब मान लीजिए एक शब्द और है करेक्टेड, आई करेक्टेड, तो ये करेक्टेड या करेक्शन मान लीजिए, तो ये जो ईडी बाद में लगा ये क्या हुआ, सफिक्स हुआ, यानी शब्द के बाद में जो ऐड होता है। उसी तरह आईएनजी शब्द के बाद में लग रहा है ना, शब्द के बाद में, ईडी भी शब्द के बाद में ऐड हो रहा है, एडिशन है, तो ये सफिक्स है। किसका सफिक्स हुआ, शॉक का सफिक्स हुआ, ठीक है। तो शॉक का क्या हुआ, शॉकिंग, शॉक्ड। रिकॉर्ड का क्या हुआ, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये जो एडजेक्टिव्स के जो टाइप्स थे वो कंप्लीट होते हैं। यहाँ से हम हमारी एक्सरसाइज अब स्टार्ट कर रहे हैं और इसके आगे जो एक्सरसाइज है उसमें आपको प्रॉपर एडजेक्टिव्स ढूंढने होंगे। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव्स ढूंढने नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि क्या बन सकते हैं या नहीं। तो देखते हैं क्या बोर्ड के ऊपर हम ईडी और आईएनजी के अप्लाई कर सकते हैं। वेल, बिल्कुल कर सकते हैं। बोरिंग, यस। Bored, I am bored. This film, this movie is so boring. ओहो, I am so bored. क्या ये सेंटेंसेस सही हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही हैं। तो bored और boring दोनों हो सकते हैं। Interest, तो interesting और interested. I am interested in watching a movie with you. वाओ, दिस मूवी इज सो इंटरेस्टिंग। सही है, सारी मूवीज़ वाली एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोशिश करते हैं कि आगे कुछ और है, ठीक है। सेटिस्फाई, तो ये देखिए सेटिस्फाइंग हुआ और ये सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड आ गया। Seeing your kids satisfied is so satisfying for your parents, right? For the parents, not your, for the parents, you know. Seeing kids satisfied is so satisfying for parents, right? तो satisfied भी हो गया, satisfying भी हो गया। Secure, secure का क्या होगा, securing भी हो सकता है और secured भी हो सकता है, राइट। तो सिर्फ ईडी और आईएनजी हमको लगाना होता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, ये छोटे छोटे रूल्स कई जगह है जिनका कंबाइंडली मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है एडजेक्टिव्स का, उसके लिए भी और इसके लिए भी, जिसके सेपरेट एक वीडियो होगा। वो क्या है, देखिए जैसे यहाँ बोर है, जैसे शॉक और रिकॉर्ड में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ईडी ऐड कर दिया और आईएनजी ऐड कर दिया, और यहाँ पर भी डी में, रिकॉर्ड में भी यही हुआ। लेकिन जब हमने बोर की बात की या सेटिस्फाई की बात की या सिक्योर की भी बात की, तो यहाँ, और इनफैक्ट चारों वर्ड्स जो है ना, बोर, इंटरेस्ट, सेटिस्फाई, सिक्योर, इनमें जब हमने ईडी या आईएनजी लगाया तो देखिए इनकी डिफरेंट स्पेलिंग जो है बदल जाती है। बोर्ड में हमने सिर्फ डी ऐड किया, ईडी नहीं। ई तो हमारे पास ऑलरेडी था, है ना, ई हमारे पास ऑलरेडी था ना, सिर्फ डी ऐड किया। वरना देखा जाए तो हमें कैसे लिखना चाहिए था, BOR डबल ED लिखना चाहिए था ना, देखिए बोरीड ठीक है, ऐसा कुछ लिखना चाहिए था। या फिर अगर हम सेटिस्फाई को, इंटरेस्ट को लेकर भी देखें तो इंटरेस्ट में तो सेम है, इंटरेस्ट में तो टी के बाद सिर्फ ING और ED लगा है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन सेटिस्फाई में देखिए, सेटिस्फाइंग में तो ठीक है, सेटिस्फाइड में डिफरेंस आया, स्पेलिंग में चेंज आया। सिक्योर में भी देखिए यही हुआ, सिक्योर में ई की जगह ING, ई हटा के ING आया है और सिर्फ हमने यहाँ पर डी को ऐड किया है। ऐसा क्यों, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी, ठीक है, इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखते हैं, उसमें भी अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर फैट शब्द की बात करूं तो फैटेस्ट का स्पेलिंग क्या होती है, FATTEST, यानी डबल टी आ जाता है ना, डबल टी आ जाता है। तो ये फैटेस्ट कैसे हुआ, फैटेस्ट तो ये हो जाना चाहिए, है ना। इसी तरह बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स, जैसे ही हम ER, ED या ING या EST इस तरीके के वर्ड्स लगाते हैं तो उनकी स्पेलिंग जो है चेंज हो जाती है। वो
किन किन वर्ड्स के साथ कैसे कैसे होता है, क्या होता है, इसके लिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट और क्विक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, तो वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये इनमें से कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पर हम ये एक्सरसाइज देख लेते हैं जो हमने ईडी और आईएनजी की थी, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि उसमें हमें वही वर्ड्स देखने हैं जो ईडी लग जाए, आईएनजी लग जाए। अब यहाँ हम छोटी सी एक्सरसाइज और देख लेते हैं और इससे और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सारे पजेसिव या डेमोन्स्ट्रेटिव, सारे इंटेरोगेटिव, ये जितने भी एडजेक्टिव्स हमने अब सीखे उनके, राइट। डैश लेक यू थिंक इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब कौन सी लेक ऐसा लगता है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तुम्हें क्या लगता है कौन सी लेक सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो कौन सा वाला वर्ड आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि हम कौन सी वाली है, तो विच लेक यू थिंक इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि सबसे ज़्यादा सुंदर लेक जो है कौन सी है। क्या यहाँ विच के बाद नाउन आ रहा है हमारा, लेक, यस आ रहा है। नेक्स्ट इज फादर आर यू टॉकिंग अबाउट, यहाँ क्या आएगा, कौन से पिता के बारे में तुम बात करो, तो पिता बेटा ऑप्शन थोड़ी होते हैं कि ये पिता वो पिता तीसरा पिता, नहीं ऐसा नहीं, एक ही होगा ना, तो यहाँ किसके पिता के बारे में हम बोल सकते हैं कि किसके पिता, यानी हुज फादर आर यू टॉकिंग अबाउट। देखिए कई बार हम वी डू क्रैक जोक्स, लेकिन जब भी हम सेंटेंसेस लिख रहे हों या जब भी हम ऑप्शंस लिख रहे हो तो ज़रूर एक कॉमन सेंस भी अप्लाई किया करें। ऐसा नहीं कि हाँ ये वर्ड सूट कर रहा है इस सेंटेंस में तो हम वही लिख देते हैं, नहीं, एक कॉमन सेंस ये अप्लाई करना होता है कि अच्छा ये वर्ड हम जब लगाएंगे तो क्या मीनिंग निकल कर आएगा, राइट। अब यहाँ देखिए इंटेरोगेटिव कैसे पता चलेगा, इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है, अदरवाइज अपने आप ये क्वेश्चन मार्क ना लगा हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, वो कैसे पता चलेगा, ये देखिए। अब मान लीजिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक ना आके आपको एक ऑप्शन इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो कि फ्रेम एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस, ठीक है। ऐसा अगर सेंटेंस आ जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो है वो कैसे बनेगा, जब उसको एकदम नाउन से जब पहले WH फैमिली वाले ये जो जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनकी लिस्ट मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, राइट, दैट्स अ प्रॉमिस, जैसे मैं हर बार हर वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, इसमें भी प्रोवाइड करवाऊंगी। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। हमेशा ये कॉमन सेंस ज़रूर अप्लाई करें और हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान दें बेटा, राइट। आगे बढ़ते हैं, आई लव डैश पिक्चर्स, अब दिस होगा या दीज होगा, पिक्चर्स है यानी प्लूरल हो गया, तो प्लूरल है तो हमें क्या मानना है कि दिस नहीं दीज आएगा, क्या आएगा बेटा, दीज आएगा। अब यहाँ पर तो देखो अपने को ऑप्शन दिया हुआ है ना, यहाँ अपने को ऑप्शन दिया हुआ है, मान लो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, हम ये मानकर चलते हैं ये ऑप्शन नहीं होता, तो क्या यहाँ पर दोज भी आ सकता था, जी हाँ बिल्कुल आ सकता था। यहाँ दीज लिखो या दोज लिखो गलत नहीं होगा, बोलने वाला क्या कहना चाह रहा है ये उस पर आधारित रहता है कि अगर ये कह रहा है बोलने वाला कि ये सारी जो पिक्चर्स हैं तो मतलब पास वाली पिक्चर्स के लिए तो दीज हो गया, यानी तब हम लगाएंगे दीज, और अगर दूर वाली पिक्चर्स के लिए बोल रहा है तब हम लगाएंगे दोज। क्लियर है, समझ में आया। दूसरा, अगर यहाँ पिक्चर्स ना होके सिर्फ पिक्चर होता तो यहाँ क्या लगता, दिस भी लग सकता था, और क्या दैट लग सकता था, जी हाँ दैट भी लग सकता था। और क्यों लग सकता था दिस और दैट, सिर्फ ये डिफरेंस बताने के लिए कि पास वाली कौन सी है और दूर वाली कौन सी है, उस हिसाब से दिस और दैट का निर्णय हो जाता। और दिस और दैट में ही वो निर्णय क्यों लिया जाता, क्योंकि पिक्चर है, एक ही पिक्चर के बारे में बात हो रही है, इसलिए। क्लियर है बेटा, समझ में आया अच्छे से। अब हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, आई वॉन्ट डैश फ्लेवर ओनली। अब यहाँ पर फ्लेवर क्या है, फ्लेवर्स नहीं है ना, फ्लेवर है सिंगल, तो यहाँ पर दैट आना चाहिए या दोस, वेल दैट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए दैट, क्योंकि एक ही फ्लेवर्स की बात नहीं, 3-4 अलग अलग फ्लेवर के स्कूप हो सकता है, आइसक्रीम ही ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो किस फ्लेवर की, लेट्स से बटर स्कॉच फ्लेवर आपको चाहिए या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आपको चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर आपको चाहिए, तो दोनों, मान लीजिए चॉकलेट फ्लेवर चाहिए तो एक ही फ्लेवर हुआ ना, अलग अलग तो नहीं, तो आई वॉन्ट दैट फ्लेवर। ये ऑप्शन नहीं होता तो क्या दिस लग सकता था, हाँ आई वॉन्ट दिस फ्लेवर, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास
दैट और दोज में से ही ऑप्शन है, तो हम क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट दैट फ्लेवर। वो लड़की जो खा रही है ना वो ब्लैक ब्लैक सा, आई वॉन्ट दैट फ्लेवर। अच्छा चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, हाँ हाँ हाँ, आई वॉन्ट दैट चॉकलेट फ्लेवर। आया समझ में किस तरीके से ये काम करता है। यस स्टूडेंट्स आगे बढ़ें। डैश जॉब इज टू टीच। अब यहाँ कौन सा जॉब, तो यहाँ पर पता चल रहा है ना नाउन है, पता चल रहा है ना, यहाँ पर भी ये फ्लेवर भी इज़ अ टेस्ट नाउन, राइट, पता चल रहा है ना। अब यहाँ देखते हैं जॉब से पहले यहाँ क्या क्या आ सकता है। वेल, माई जॉब इज़ टू टीच, आवर जॉब इज़ टू टीच, ये कौन सा हो गया एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। यहाँ पर पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, लेकिन क्या यहाँ पर ये आ सकता है हिज जॉब इज टू टीच, या फिर हर जॉब इज टू टीच, या THEIR their job is to teach। क्या ये सब भी आ सकता है? जी हाँ बिल्कुल आ सकता है। यानी सिर्फ यहीं पर ही सीमित मत रहिए, वो मतलब और जो और ये सारे पजेसिव ही तो है ना, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्यों बना, वर्क से रिलेटेड काम है कि नहीं है, इसलिए, ठीक है। नाउन हुआ ये हमारा, तो इसीलिए बस ये मत सोचिए कि माई जॉब इज़ टू टीच ही होगा या आर जॉब इज़ टू टीच ही होगा। देयर भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, हिज भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ही या शी या दे ये नहीं होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोजेसिव्स की लिस्ट की, राइट स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वुड लाइक टू हैव डैश टी। आई वुड लाइक टू हैव, मैं कोई टी लेना चाहूँ तो क्या होगा, चाय के लिए सम। आई वुड लाइक टू हैव सम टी, ठीक है। आई विल हैव एनी टी, मतलब मैं कोई भी टी ले लूँगी, लेकिन यहाँ पर है मैं कुछ थोड़ी सी टी लेना चाहूँगी, ठीक है। मतलब यहाँ जब वुड लाइक टू हैव का बेसिकली मतलब है कि कोई चीज़ चाहूँगी। तो जब हम ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो रिक्वेस्ट में कभी भी हम इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि मैं कोई सी भी लेना चाहूँगी चाय, ऐसे नहीं होता है यूजुअली, ठीक है। कहने का एक तरीका है। तो यहाँ आई वुड लाइक टू हैव सम टी, यहाँ पर एनी इस केस में आ सकता था कि वेल आई विल हैव एनी टी, राइट स्टूडेंट्स। तो यूसेज को हमेशा प्रैक्टिकल में लाकर सोचिए ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए, राइट। आई रीड द एंड बुक। अब देखिए यहाँ पर तो द और एन में आपसे पूछा गया है, और बुक जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रही है, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, सीधा सीधा हमारा द आ जाएगा। देन आई रीड द और अ बुक, इसमें क्या आ जाएगा, वेल यहाँ पर तो मैंने अ लगाया है, लेकिन क्या द आ सकता है। देखिए यहाँ मैंने सिर्फ अ इसलिए लगाया है बेटा क्योंकि आई रीड द बुक, आई रीड अ बुक, ये दोनों एग्जाम्पल्स हमारे सामने अब आ चुके हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर अगर द भी लग जाता बिल्कुल ठीक होता, लेकिन आप क्या डिफरेंस बताना चाह रहे हो। देखो आई रेड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी, रीड नहीं होगा रेड होगा। आई रेड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी, तो हो सकता है येस्टरडे आई रेड अ बुक, ठीक है, बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब सोने से पहले मैंने एक किताब पढ़ी। तो कोई सी भी बेसिक रीडिंग की बात हो रही है कि हाँ एक किताब पढ़ ली, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर ही मैं द लगा देती तो क्या होता, आई रेड द बुक यू गेव मी येस्टरडे, आई रेड द बुक यू गेव मी येस्टरडे, मतलब तुमने मुझे जो किताब दी थी ना वही बुक कल मैंने पढ़ी। आया ये डिफरेंस समझ में, ये डिफरेंस होता है अ और द में। अ और एन में तो क्या ही डिफरेंस होता है, बस वावल और कॉन्सोनेंट्स का, राइट। तो यहाँ पर इस द वाले सेंटेंस का एकदम अलग मीनिंग हो जाता है, और यहाँ ये अ वाले सेंटेंस का एकदम अलग मीनिंग हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये एडजेक्टिव्स का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट होने पर आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसका लाइव जो हम और एक्सरसाइजेस करेंगे एडजेक्टिव्स को लेकर, इसका लाइव होगा कब,
कमिंग थर्सडे को एट 5:30 PM। सो स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू अटेंड इट, राइट। और अच्छे से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और आप जो कहते हैं मैम बेसिक से सीखना है, मैम इंग्लिश बोलने में, लिखने में, आंसर्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ये पूरी सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी बेटा, राइट। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आपको लाइक तो करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसे देख सकें और उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मिल रहा है आपको ये सारे क्वालिटी कंटेंट, एकदम टॉप कोर्सेज क्लास 7 से क्लास 12 तक के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ भी इसके लिए पे नहीं करना है स्टूडेंट्स। और ये जो सीरीज़ चल रही है ग्रामर सीरीज़, इसके लिए भी क्या आपको कुछ पे करना पड़ रहा है क्या? नहीं। और ये भी क्लास 7 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है, बिल्कुल रेलेवेंट है। किसी भी बोर्ड से आप हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल इसे देख सकते हैं और आपका बहुत फ़ायदा इससे होगा। सिर्फ ये कंडीशन है कि बिना स्किप किए देखें, अदरवाइज़ हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए बिना स्किप किए देखें, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिए लिंक्स दिए गए हैं, कहाँ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स पर क्लिक करते ही आपको ई नोट्स और ई बुक्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जितने भी आज जो लिस्ट डालूंगी कुछ वर्ड्स की जो मैंने प्रॉमिस की हैं, वो लिस्ट और एक्सरसाइज की जो पीडीएफ्स हैं वो भी आपको इजीली मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उन्हें ज़रूर से ज़रूर देखिए। और इसके अलावा चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए स्टूडेंट्स हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। अब आखिर में मैं फिर से याद दिला दूँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सेशन लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ध्यान रखिए। सी यू सून स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।